मैं राहुल गांधी का बयान देख रहा था कि आपकी सरकार ने क्या, अरे इनकी बातें नहीं सुननी है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी का हर भाषण, हर शब्द गहरे अर्थ समेटे हुए होता है। आपने क्या गौर किया मोदी जी ने क्या कहा है? खर्चे कम करो, गोल्ड की होड़ छोड़ो और वर्क फ्रॉम होम इसे अपनाओ। क्या यह सिर्फ एक आर्थिक सलाह है या इसके पीछे किसी बड़े संकट की आहट है? क्या भारत किसी बड़ी आर्थिक या सीमा सुरक्षा की तैयारी कर रहा है? आज हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल देवानंद लोहा बरोड़ जी। इनसे हम समझेंगे इन कोड वर्ड्स को, वो डिकोड करेंगे, क्योंकि कुछ विपक्षी नेताओं के पेट में तो दर्द शुरू हो गया है। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मानवेंद्र जी, आपका आभार कि आपने मुझे याद किया और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम और जय हिंद। देखिए मानवेंद्र जी, मैं इस विषय पर एग्जैक्टली आऊं उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज के दिन जो वैश्विक हालत है वो 7 अक्टूबर 2023 से चली आ रही है, और उसके अलावा जो यूक्रेन युद्ध है वो भी 3-4 साल से चला आ रहा है। और इस लंबे समय के अंदर दुनिया के अंदर जो आर्थिक दबाव, मंदी का दौर, देखिए इकोनॉमिक्स आपस में जुड़ी हुई है। एक तरफ रूस बड़ी ताकत है जो ये कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल दे रहे हैं, पर इससे जो असर पड़ा है पूरी दुनिया पर पड़ा है। और आज के दिन की मैं अगर जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, 11 मई का दिन है, ये 2026 एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। और जहां पर सोमनाथ मंदिर के हमारे बहुत एक अहम पड़ाव पर आया है, जहां पर मोदी जी ने खुद ने वहां पर पूजा अर्चना की है और एक भक्त की तरह भगवान के दरबार में उन्होंने बैठ करके देश के लिए शुभकामनाएं मांगी हैं। और ये वो दिन भी है जिस दिन भारत ने शक्ति का अपना एक दुनिया को दिखाया था रूप, और वो रूप था हमारा ऑपरेशन शक्ति नाम था 1998 में, जब हमने न्यूक्लियर पावर स्टेट का दर्जा हासिल किया था। इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं, एक तरफ संस्कृति, सनातन और नागरिकों के जो एक प्रेम की जो चर्चा है कि मोदी जी ऐसा आग्रह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत दबाव है। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि मोदी जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, आपने उसका एक अंश को पकड़ा है कि भाई किस तरह से सोना नहीं खरीदना, कम खरीदे, किस तरह से विदेश यात्राओं पर अपना रोकथाम लगाएं, किस तरीके से आप अपना देश के अंदर भी जब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए आपको किन चीजों का इस्तेमाल करें, ऐसी उन्होंने चीज बताई। पर उसमें मुख्य बिंदु क्या है उनके? पहला मुख्य बिंदु उन्होंने कहा कि देश को जो अपनी खेती का जो तरीका है वो नेचुरल फार्मिंग का उन्होंने एक संदेश दिया है। दूसरा उन्होंने संदेश दिया है कि फॉरेन विजिट्स का, या जिस प्रकार से वाहनों के इस्तेमाल के लिए, वो उन्होंने इसलिए दिया कि जो हमारा डॉलर, देखिए व्यापार जो होता है, हमारे देश का पैसा बाहर जाता है, तेल के लिए जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो 85 से 80% के बीच में बाहर से लेते हैं, क्योंकि भारत में तो है नहीं, और वो ऊर्जा के लिए हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो एक तरह जो स्टेबल मार्केट चल रहा था जिसकी हमें आदत पड़ चुकी थी, ऐसा नहीं है कि डॉलर 70 में ही बिक रहा था। थोड़े 2010 के 11 के दौर में जाओ तो 35 से 70 हो गया था डॉलर, जो तेल का डबल हुआ था उस दौर में। और अब तो पिछले 15 साल में भी भाव कंट्रोल है, 100 से ऊपर नहीं गया। सोना है, हम खरीदते हैं, क्योंकि भारत में सोना इतना तो बनता नहीं है कि हमारी वो पूर्ति हो जाए, ये बाहर से आता है, तो पैसा बाहर जाता है। तो ये इस तरह उन्होंने क्यों कहा है? और एक तो ये आर्थिक के नजरिए से कहा है, मैं उस पर आऊंगा बाद में। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे देश के अंदर वो जो हमारी संस्कृति के विरोधी हैं, जब आज सोमनाथ मंदिर में इतना भव्य प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ है
और एक ऐतिहासिक वर्षगांठ के मौके पर, तो लोगों को उससे दिक्कत आ रही है। पर मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगा, ये संस्कृति नहीं, हमारी शक्ति के भी विरोधी है। वो नैरेटिव बहुत चलाएंगे कि इन्होंने नेहरू जी का नाम लिया था हमारे मोदी साहब ने, तो क्या गलत लिया है भाई? ये तो वो व्यक्ति हैं, मैं तो नाम लेकर के कह सकता हूं, जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए। टुकड़े कराने के बाद भारतीय सेना के लिए कहा कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। हमारी 35 लाख की आर्मी थी उस दौर में, 25 से 30 के बीच में थी। उतनी बड़ी सेना को इन्होंने बोला खत्म कर दो, पुलिस से देश चलेगा। इस नजरिए में मोदी जी ने अपनी फोरसाइट का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कोरोना के दौर में उन्होंने कहा था, वो क्या, थाली बजाओ कोरोना भगाओ, बहुत लोग बेवकूफ के मजाक उड़ा रहे थे, पर उसमें ताकत थी देश की एकता की। और आज सोमनाथ के मंदिर से भगवान के चरणों में जाकर के आशीर्वाद लेकर के उनमें जो दिव्य शक्ति का प्रवाह हुआ होगा, और उसी के मार्फत उन्होंने आग्रह किया। और मैं देख रहा हूं जो सनातनी राष्ट्रभक्त लोग हैं, ऑलरेडी वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, और देश के मोदी जी के साथ देश खड़ा है, मैं ऐसा मानता हूं, और आप भी इस बात को मानेंगे। तो जो आह्वान इसलिए किया कि दुनिया की स्थिति बहुत गंभीर आने वाली है, और इस गंभीर स्थिति में जो आज हम सब्सिडी सरकार, मैंने जो बताया कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी अंडर रिकवरी हो रही है, तो और ज्यादा स्थिति खराब ना, और हमारे नागरिकों को सहूलियत रहे, जो गरीब लोग हैं, जो गैस, जिनका इमरजेंसी में चूल्हा चलता है भाई, और जगह तो और काम चला सकते हैं लोग, इलेक्ट्रिक बिल है घरों में जिनके पास, क्या ये कुकर्स आते हैं, वो चलाएंगे। तो ये कहा कि भाई इस पे हम ध्यान दें और हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करें, भारत के अपने एग्रीकल्चर को। ये मौका भी है कि अपने जैसे थोड़े साल पहले देखिए, मैं भारत में निर्माण की जो बात आई थी कारगिल के बाद में, मैं शक्ति पे आ रहा हूं। देखिए ये ट्रांजिशन हो रहा है अभी सनातन से शक्ति। कारगिल दौरान में क्या होता था कि हमारे पास न तो सैटेलाइट थे, न हमारे पास कोई ड्रोन सिस्टम थे, न हमारे पास लेजर गाइडेड वेपन्स थे। तो हमारे बहुत बलिदान हुए हमारे सैनिकों का, करीब 620 से ज्यादा। अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो हमें कितनी आसान होती। और धन्य हो उस समय जब जो सरकार थी उसने फैसला किया कि हम भारत के अंदर ही हमारे ये इक्विपमेंट बनाएंगे। वो अलग बात है, बीच में धीरे पड़ गए थे, कारगिल रिपोर्ट को दबा दिया गया था, पर धीरे धीरे 2014 के बाद जिस स्पीड से हुआ है, 1 साल के अंदर मैं आंकड़ा दे दूं, करीब 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। दो जो मतलब मैं वो ईयर वाइज बोले तो 24-25 और 25-26 वो है। और अभी 3 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट भी दिया, और मेरी भी उनसे चर्चा हुई थी, तो इस बात का जब वो आई निकल करके, 1.5 लाख करोड़ का हम निर्यात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो शक्ति वाली चीज है, तो मोदी जी ने जो आग्रह किया है बिल्कुल सही किया है। हाँ, अब ये देखिए आप, अब जो लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, इनको क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत है, ये देखिए, किसी ने मेरे से पूछा भी, आज मैं एक चैनल पे बैठा था, कि सब ये मामला क्या है, ये कौन है, मोदी जी ने किसकी तरफ इशारा किया है? तो आप जानते हैं जो जनरली पॉलिटिकल लोग होते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोवर्सी में नहीं घुसाना चाहते। एक धर्मगुरु भी बैठे थे, वो भी कहीं कहीं अपने, उनका शांत स्वभाव था। मैंने कहा सुनो, मैं और आपके चैनल पे भी बोलना, देखिए सत्य को मैं नहीं कहूंगा तो कोई दूसरा भाई कहेगा, और लोगों को पता है, पर मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूं, मैं सिक्योरिटी के लिहाज से राष्ट्रहित में करेक्ट होकर के बताना चाहता हूं। भारत के टुकड़े करने वाली ताकतें, जिसको मैं मेरे हिसाब से ब्रिटिश डीप स्टेट कहता हूं, उन्होंने 1885 में एक अपने अपने ताना बाना बनाया, और वहां से लेकर के 47 तक भारत के टुकड़े करवाने में सफल हुए वो। और टुकड़े करवाने के बाद अपने वो डीप स्टेट को, जैसे अमेरिका में हार्वर्ड्स है, बहुत सारे, उनका डीप स्टेट अलग है, पर भारत का क्या है, डीप स्टेट अलग किस्म का है। वो अमेरिका जो ब्रिटिश द्वारा जो था वो ही चल रहा है। देश के टुकड़े करवाने के बाद हमारे देश के अंदर कोई धर्म की बात करता है, हिंदुइज्म बात करता है, तो उसको बोना बताते थे कि अरे तुम सेक्युलर नहीं हो, जबकि सेक्युलर से हमारा लेना देना क्या है भाई, संविधान से भी नहीं है। ये तो गद्दारों ने फिर 74 के अंदर संविधान बदला, और वो सब जानते हैं। तो ये नैरेटिव जो इनका ब्रिटिश वाला जो था, जो उनके डीप स्टेट थे, जिन्होंने टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद वो गवर्नेंस में रहे,
हमारा एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने, शुरुआत तो उन्होंने देखी है जब वो पहला उनके कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, उसके माध्यम से देश के अंदर ये इन्होंने अपना डीप स्टेट बनाया था। और ये डीप स्टेट को मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए बिना चुनाव आपने प्रधानमंत्री बैठा दिया, और जो चुनाव जब आप दिल्ली को कहते दूध की रखवाली करो, तो 47 में जिन लोगों ने देश के टुकड़े किए उनको बोला तुम देश का संविधान बनाओ भाई, तुम देश कैसे चलेगा बनाओ, 3-4 साल लो आराम से मलाई। तो बिल्ली दूध की मलाई खाएगी कि वो बचा के रखेगी? तो ये एक वो डीप स्टेट था। कर्नल साहब, एक फौजी के नजरिए से ये बताइए कि जो हमने अभी डिस्कस किया है, मोदी जी ने जिस तरीके से अपने सूत्र देश के सामने रखे हैं, क्या इसमें कोई बड़ा अलर्ट छिपा हुआ है? देखिए मैं उसी पे आ रहा था, सैनिक वाली। मैं पहले इन डीप स्टेट वाली आपके दर्शकों को बता दूं, उनको मैं ध्यान रहेगा इस बात का, वो भी सोच विचार करेंगे आज के बाद। और वो ये है कि ये जो लोग थे, आप देखिए जब जब भारतीय सेना शौर्य का काम करती थी, या कोई भी राष्ट्रभक्त कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र की चिंता करके काम करते थे, तो ये लोग क्या करते थे? अगर आपको पता हो तो इन लोगों के पास एक काम था, कभी सेना को गाली देंगे, कभी सेना के पास पैसे की कमी रहेगी, सेना के अधिकारियों को जो आतंकी उनका खून करते थे, उनके ऊपर बजाय के एफआईआर लगाने के, कानूनी कार्रवाई करने के, उनसे घर में बुला के चाय पीते थे, वो हाथ मिलाते थे, वो इस तरह के काम करते थे। और तो और वो सेना के हमारे अधिकारियों को सड़क का गुंडा कहते थे, आपको याद होगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। और जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे या ऑपरेशन हमने बालाकोट स्ट्राइक की, तब ये कहते थे सबूत दे दो। जब सिंदूर में दुनिया हमारा लाइक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तब ये कहते थे नहीं नहीं ये तो झूठी है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं, अब समझ गए होंगे आप कौन है मेरा। और तो और जब भारत में चुनाव होते हैं, जब वो खुद जीतते हैं, तो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती, तब इलेक्शन कमीशन कहीं बेकार नहीं होता। और जब वो खुद हारते हैं तो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अरे चोरी तो इन्होंने इनके इनके वो क्या है, डीएनए में है। अगर आपको याद हो, लाल बहादुर शास्त्री सॉरी अपने सरदार पटेल साहब, जब अंग्रेजों का डीप स्टेट काम कर रहा था, तो उनको नहीं बनने दिया था डीप स्टेट ने प्रधानमंत्री भारत के, जो विभाजित भारत का प्रधानमंत्री, इन्होंने वो चाला। तो ये मैं यहां खत्म करता हूं। और आपने सवाल पूछा कि ये जो मोदी जी की चीज है ऐसे समय पर, वो इसलिए है कि ये ऐसा समय है जहां पर लोग शांति से सोच सकते हैं। अभी भी 1-2 दिन है इस युद्ध को विकराल रूप लेने में। युद्ध का विकराल रूप आएगा जरूर, हॉर्मुज बंद होगा, खुलने की आशा छोड़ दो। इजराइल और अमेरिका इन आतंकियों को मारेंगे, और ये आतंकी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के लोगों को बचाने के लिए वो इनकी जो थोड़े बहुत हमले कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, क्योंकि इनका तो कुछ होना नहीं है। ये तो वैसे ही कहते हैं हमें जन्नत जाना है, किस लिए जाना है आप और हम सबको पता है इनको कहां जाना होता है। और बेचारे नागरिकों को मरवाएंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वर्ल्ड जो लोग बाग हैं, जो पावर्स हैं, वो इनको समय दे रही है, पर एंड में ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये कार्रवाई होगी तो जैसे मैंने बताया कि ये पूरा तेल बंद हो जाएगा, इनके कुएं बर्बाद हो जाएंगे। और कुएं बर्बाद होंगे तो ट्रेड बर्बाद होगा, ट्रेड बर्बाद होगा, भारत का एक्सपोर्ट भी तो वहीं जाता है खाने पीने का। और जहां तक रूस और चीन का ताल्लुक है, मैं इस चर्चा में नहीं लाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि भारत के अंदर जिस प्रकार से बंगाल में विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो बंगाल का वो फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि भाई तुम अब यहाँ हमारे पास जबरदस्ती बांग्लादेशियों को मत भेजना, वरना हम पता नहीं क्या कर देंगे। और उन्होंने चीन के साथ समझौते कर लिए हैं। चीन के साथ हमारा एक मुनीर हाट एयर बेस था, वो चीन को दे दिया, और वहां चीन वाले आ गए हैं। नेपाल कुछ हवाई जहाज खरीद रहा है, और बांग्लादेश भी वो जो हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, गनशिप। तो ये खतरे हैं। और तो और देखिए, थोड़े दिनों पहले इसी तरफ एक जासूसी कांड के अंदर सीआईए के एजेंट, यूक्रेन के नागरिक और बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। तो ये सारा जो खतरा है इधर से, और चीन भी दबाव में कह रहा है कि भाई हम एक नाटो बना लेते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान देखिए टूटने के कगार पर है, पर टूट नहीं रहा है वो, क्योंकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, टूटने नहीं देगा उसको।
रूस भी पूरी कोशिश कर रहा है चीन के मार्फत कि अमेरिका को हराएं, और ये बहुत सारा एक गड़बड़ हो रखी है। तो जो पीओके के अंदर हमारे लोग हैं उनको तो बचाना भी तो हमारा दायित्व है। अब मोदी जी कब ये कदम उठाते हैं देखिए इनके ऊपर है, पर राष्ट्र एकजुट रहेगा। देखिए कोरोना इतनी बड़ी आपत्ति थी, दुनिया में अमेरिका जैसे देश के अंदर लाशों के ढेर लग गए। उनको वो क्योंकि क्रिश्चियंस हैं वो जमीन में दफनाते हैं, जलाते नहीं है, उनके पास जमीन नहीं थी उनको दफनाने के लिए, ऐसी हालत हो गई थी। और उस दौर में भारत ने दुनिया को दवाई ही नहीं दी, भारत ने वैक्सीन बनाते हुए अपने आप को सुदृढ़ किया। तो मैं मानता हूं ये पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी सनातनी ताकत, हमारी राष्ट्र की जो एकजुटता है और हमारी सैनिकों का जो किसी भी प्रकार का बलिदान है। याद कीजिए सैनिक, मैं वर्दी वाले सैनिक की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना में डॉक्टर्स भी एक सैनिक का रूप लेकर के आए थे। कोरोना में जो समाज, जिनको हम सोशल सर्विस करने वाले लोग कहते हैं, जो खाना लेके जाते थे, मुझे भी याद है मेरे कर्नल बुंदेला साहब मेरे साथी थे, ईश्वर उनकी कहीं भी स्वर्ग में उनकी देखभाल करे, ऐसा वो भी कोरोना के दौर में राशन बांटने के चक्कर में वो हमारे जो सैनिक परिषद है उनका हमारे महामंत्री थे। तो मैं वो कोरोना में उनका जीवन का बलिदान हो गया। तो बहुत सारे सैनिक थे। तो अब समय आ गया है भारत के हर नागरिक को सैनिक के रूप में सरकार के आदेशों के साथ खड़े होते हुए अपने धर्म का पालन करें। और हमारा धर्म है राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म, और हमारे कमजोर की सेवा करना और सरकार के देखिए दिशा निर्देशों की पालना करना। और नागरिक तैयार हैं, पर यह भी सावधान किया मोदी जी ने, जो लोग हमारे इन प्रतीक चिन्हों को उजाड़ते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे, अरे वो तो उनका नाम लिया ना उन्होंने, आज जो भी नेहरू जी का पहला नाम क्या था मुझे नहीं पता है, तो वो उनका वो अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर को बनवाने के लिए हमारे विदित है कि सरदार पटेल साहब का योगदान था। और जो उस समय के राष्ट्रपति जब वहां जा रहे थे उद्घाटन में तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जाओगे, और जब जाने के बाद उनको मरने तक इतना प्रताड़ित किया था, जो मैं मानता हूं पब्लिक डोमेन में है। तो ये संदेश बिल्कुल आज बहुत अच्छा दिया है, मैं मोदी जी का आभारी हूं, आपका भी आभारी हूं कि आपने ऐसा विषय लिया जहां हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के सैनिक कौन, विपदा के सैनिक, मेरे जैसे टोपी वाले सैनिक तो आपके सदा ही साथ हैं, और दुश्मन को भी संकेत दे दिया कि भाई तुम सोच रहे हो हमें ब्लैकमेल कर सकते हो, तेल नहीं मिलेगा तो महंगा करोगे, हमारे नागरिक तेल का डिसिप्लिन नहीं आएंगे, तुम क्या बिगाड़ दोगे। फर्टिलाइजर के लिए हमारे नागरिक अपने आप कहेंगे नहीं, हम पुराने समय में जाएंगे, हमारे गाय का जो गोबर होता है, जो गोबर की तरह जो एक हम प्रक्रिया होती थी, खाद जो घरों में होती थी, लकड़ियों को जो उनमें दबा देते थे, पेड़ पत्तों को उसमें, तो भारत तैयार है, मैं ऐसा देख रहा हूं। और जो विपदा का समय आएगा, बिल्कुल मैं मानता हूं विपदा अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल भी आ सकती है, दुश्मन के रूप में पाकिस्तान भी कुछ बेवकूफी कर सकता है, पूर्व में चीन और बांग्लादेश, नेपाल जिस प्रकार से इकट्ठे हो रहे हैं, और भारत ये देखिए कोई न कोई संकेत है ये कि हमें मजबूत रहना है। और सरकार वैसे भी देखिए अभी तक भी अगर नागरिकों के देखभाल की है और एकजुट रहेंगे। कर्नल साहब, आपकी बातों से बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये निर्देश सिर्फ बचत के लिए नहीं बल्कि देश को हर स्थिति से तैयार रखने के लिए है। और मैं दर्शकों से भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको वाकई में ही लगता है कि आपको अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसको शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी जागरूक हो सके। कर्नल साहब, वैसे मैं आग्रह कभी करता हूं मनविंदर जी, पर आज आग्रह करूंगा मैं, सब जितने भी आपके दर्शक हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये स्थिति देश के लिए बहुत गंभीर होने वाली है। हमारे को इन चीजों का लोगों को पता हो और उन नैरेटिव से सावधान रहें जिनका मोदी जी जिक्र कर रहे थे, जो गुमराह करने की प्रयास करेंगे। मैं राहुल गांधी का बयान देख रहा था कि आपकी सरकार ने क्या, अरे इनकी बातें नहीं सुननी है। जो देश के खिलाफ खड़े होते हैं, जो आपके सैनिक के कमांडर को सड़क का गुंडा कहते हैं, जो सबूत मांगते हैं, ये गुमराह करने का प्रयास करेंगे, इनकी बात ना सुने और अपने देश की चिंता करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी बात हो सकता है कुछ साथियों को बुरी लगे, पर सो इट भी, सच्चाई यही है। जय हिंद, जय भारत।
टंडन साहब, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, उनको आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू, भारत। मैं आपका भी आभारी हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।